हेलो, कैसे हैं आप लोग। ऑल एग्जाम प्लेस में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम लोग एमपीपीएससी सेट एग्जाम का या नेट एग्जाम दोनों में एक ही सिलेबस है, उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम है और हम लोगों को एक बहुत बेहतर तैयारी करनी है क्योंकि जनवरी करीब करीब जनवरी के किसी भी हफ्ते में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप ये समझिए कि अभी से कमर कसनी है, प्रयास करना है और एक बेहतर रणनीति अपनाने के साथ साथ आपको एग्जाम निकालना है। देखिए, जो आज सिलेबस डिस्कशन है मोस्टली सभी के पास है सिलेबस, कोई नई चीज तो है नहीं। लेकिन आज सिलेबस डिस्कशन का केवल एक और एक मोटो है कि आप किस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करें, किसमें ज्यादा मेहनत करनी है, किसमें बहुत कम या नॉर्मल एफर्ट करना है। इस सबको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, कुछ पेपर वन यदि आप लोग लेना चाहते हो तो ऑलरेडी इसमें एक ऑफर प्राइस चल रही है, आप लोग उसको ले सकते हैं। और यदि आप पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, यदि आप सोशियोलॉजी कोर्स लेना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, पीडीएफ या जो भी किसी भी प्रकार का गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसकी फीस रखी गई है 4999। आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं और इतने कम समय में एक अच्छे गाइडेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अन्य विषय भी हैं, यदि आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन पे भी आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सिलेबस पर डिस्कशन, जो सोशियोलॉजी के लिए है। और ये यूजीसी और नेट के साथ साथ सेट का भी बिल्कुल सेम एक सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझिए। ये जो यूजीसी नेट और सेट का सिलेबस है दोनों में एक है। और इसमें क्या होता है, सामान्यतः आप देखेंगे दो पेपर होते हैं, पेपर वन होता है और पेपर टू होता है, ठीक है। इतना तो पता होगा आप लोग को। और जो पेपर वन होता है इसमें आपको 50 प्रश्न दिखेंगे, जो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। मतलब ये आप समझ लीजिए, ये होता है टोटल 100 नंबर का। और साथ ही साथ यदि आप इसकी बात करें, सोशियोलॉजी की या किसी भी विषय की बात करें, तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 नंबर का होगा, ये जाकर 200 का होगा। टोटल यदि हम लोग कहते हैं तो 300 अंक का आपको सेट या नेट का पेपर या एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो 100 नंबर है, ये 200 नंबर, दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने आपको वीडियो बताया था, यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट पड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा। क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना समय हम लोग पेपर फर्स्ट को दें, कितना समय पेपर सेकंड को दें, ये दोनों ही आप एक व्यवस्थित रणनीति अपनानी है। और उसी के आधार पर आपको इस बात का देखना है कि मैं किस प्रकार से तैयारी को बेहतर करके एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। अब देखिए, ये है 100 नंबर। 100 नंबर में क्या है, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, जो भी यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आपको पेपर वन अवेलेबल है, बहुत कम कीमत पे है, आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं। यदि सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं तो सेकेंड पेपर आप भी यदि गाइडेंस समझ में आता है तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस सिलेबस के लिए जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, कितनी यूनिट में बना, 10 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। सामान्यतः चूंकि नेट का सिलेबस है तो ऑलरेडी आप पढ़ा हुआ है, आपने पहले देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो इस सिलेबस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका सोशियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। हमने प्रयास किया है आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए करें। और जहां पर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको लग रहा है कि यदि जानकारी नहीं समझ पे आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन समय बहुत कम है, आपको बहुत अच्छे से समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः जो क्लासिफिकेशन है उस प्रकार से हर एक यूनिट से आपको सामान्यतः 20 प्रश्न देखने को मिलेंगी, सॉरी 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। और करीब करीब ये आपको मिलेंगे 20, क्योंकि 200 नंबर का है। तो 200 नंबर में आपको देखने को मिले एक 10, अप्रोक्सीमेटली ये 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का होगा और ये होगा आपका 200 का, ठीक है। इसीलिए हर एक यूनिट से 10 आएंगे, 10 यूनिट है तो टोटल ये 100 हुआ, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो पहली यूनिट में क्या है, पहली यूनिट में है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, थिंकर। सीधे सीधे यदि हम लोग करें तो विचारक आपको देखने को मिलेंगे, पूरे विचारकों पर ही सिलेबस डिपेंड करता है।
तभी समाजशास्त्र के बारे में जब आपने पहले पढ़ा होगा या कभी भी आपने क्लासेस ली होगी, तो सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि आपको थिंकर्स बहुत बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। क्यों? थिंकर्स न केवल इस यूनिट में काम आते हैं, बल्कि पूरी की पूरी सोशियोलॉजी में चाहे कोई भी यूनिट्स हो, आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेंगे। तो ये जो पहली यूनिट है, इसमें क्या होता है, थ्योरीज है। इसमें थिंकर्स के नाम से आप समझ सकते हैं कि थिंकर्स देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत के तौर पे देख रहे हैं आपको, ये क्लासिकल थिंकर्स या थ्योरीज की बात करते हैं तो ये आपका इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी एग्जाम आपको सोशियोलॉजी में वर्ग 1 का, नेट का, पीएससी का, आरपीएससी, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आप देखते हैं तो आपको वहां पर यदि थिंकर से 50 प्रश्न देखेंगे, यदि थिंकर से मान लीजिए 50 प्रश्न आ रहे हैं, तो करीब करीब आपको 25 प्रश्न क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये दुर्खीम, वेबर और कार्ल मार्क्स के। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका हमने बताया था आपको, एक नोट्स बनाइए और उसमें आप वो लिखिए जो आपसे नहीं आता है। जो आता है उसको क्यों लिखेंगे आप? तो प्रयास करना है, जो हमसे नहीं आता है हमको उसको लिखने की कोशिश करना है और रिवीजन करते जाना है साथ साथ। बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, लेट नहीं करना है हमको, क्योंकि समय दिसंबर तक आपके पास है। उसके बाद रिवीजन और जनवरी में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ओके, ये क्लियर हो गए तीन थिंकर्स, दुर्खीम, वेबर और कार्ल मार्क्स। जब भी क्लासेस शुरू होगी हम लोग इनको बहुत डीपली पढ़ेंगे और केवल वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। काफी संभावना देखने को मिलती है, तो उन्हीं को टॉपिक करेंगे। प्रयास करेंगे कि हम लोग एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर पढ़ें। समय पर कोर्स पूरा करना है, आप लोग को पढ़ना है। तो हमें हम लोग का भी टारगेट है, यदि आप हम लोग से जुड़ते हैं तो समय पर कोर्स पूरे कराने की जवाबदारी हम लोगों की पूरी होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखो ये आपका दूसरा है। ये क्या है? संरचनात्मक और प्रक्रियावाद और संरचनावाद। ये जो प्रकार्यवाद है ये क्या है और संरचनावाद क्या है? सामान्यतः कोई भी जो बॉडी होती है, बॉडी जिस अवयव से बनती है, जिस यूनिट से बनती है, वो छोटी छोटी यूनिट जब काम करती हैं तो उसको क्या होता है हम लोग, और उन यूनिट्स के काम करने पर उसको प्रक्रिया कहती है, फंक्शन कहते हैं। और उन संरचना बनती, छोटी जो संरचना बनती है वो संरचना कहलाएगी। जैसे ये पूरा एक भाग है, सॉरी इसमें देखिए आप, ये है भाग, यदि संरचना समाज ऐसे बन, छोटे छोटे यूनिट से, एक ये ऐसे छोटे छोटे बन रहे हैं ना, ये आप देख पा रहे हैं। ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं। इस यूनिट जैसे धर्म हो गया, कानून हो गया, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस आधार पर समाज का निर्माण होता है। जब छोटी छोटी संरचना होती है और उस आधार पे जब हम समाज को डिफाइन करते हैं तो वो कहलाती है संरचनावाद, ये कहलाएगा। ऐसे बहुत से थिंकर्स हैं जो केवल इस पर ही कॉन्सेप्ट अपनी दिए हैं और आपको देखने को मिलेगा। फिर यदि ये आपस में फंक्शन करते हैं, यदि ये इससे धर्म कानून से आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, तब हमको क्या देखने को मिलता है? तब हमको प्रकार्यवाद। तो ये दोनों आपको कहाँ दिखाई देगा? ये बहुत से थिंकर्स ऐसे हैं, जैसे आपको मेल्विस्की है, ब्राउन है, पार्सन्स है, मर्टन है, लेविस है, ये सभी कहाँ आते हैं? ये आते हैं इस तरह के विचारकों में जो प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद से जुड़े हुए हैं, जो संरचना पर ज्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखिए अब आता है इसमें व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराएं। इससे भी जुड़े हुए कुछ थिंकर्स हमको देखने को मिलेंगे, जैसे मीड, मैनहेम, ठीक है, अल्फ्रेड, गॉर्फिंकल, गॉफमैन, गिट्स, ये सभी आएंगे। इन सब पे हम लोग एक एक लेक्चर में जल्दी से खत्म करेंगे, जिससे आपको वही चीज पढ़ने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद है उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद। के लिए क्या है? देखो एडवर्ड सेड हैं, पियरे हैं, फूको हैं, हेबरमास है, ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो थिंकर्स है ना, ये थिंकर्स अभी आप जितनी भी देख पा रहे हैं, ये थिंकर्स आपको वेस्टर्न थिंकर्स हैं। जब भी थिंकर्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं तो एक थिंकर्स होता है आपका वेस्टर्न और एक होता है आपका
इंडियन। तो अभी जितने भी हम लोग प्रयास कर रहे थे या पढ़ रहे थे वो सब वेस्टर्न थिंकर्स में आते हैं। तो थिंकर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। सामान्य थिंकर्स में पढ़ना क्या है, उसमें देखो कोई भी थिंकर्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, थिंकर्स में एक पढ़ते हैं हम लोग किताबें, ठीक है। थिंकर्स की किताबें याद रखनी है, कौन सी किताबें किसने लिखी, किसके साथ लिखी, कितने भागों में लिखी, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी। अक्सर प्रश्न आपको देखने को इसमें मिलेंगे। फिर हम दूसरे में आते हैं, इनकी जीवन परिचय। वो कहाँ से थे, फ्रांस से थे, यूरोप से थे, क्या विचारधारा थी, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा क्या, जीवन परिचय में। फिर हम तीसरे में आते हैं, उनकी अवधारणा। उनकी अवधारणा इन तीनों के साथ ही साथ आपको देखने को, इनके तीनों ही अधिकतर प्रश्न इसी से ही आएंगे। 90 से 95 प्रश्न आपको इसी में देखने को मिलेंगे कि दुर्कीम ने कौन सी किताब लिखी, कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत थे, या फूको ने क्या बोला। ये सब छोटी छोटी बातें आपको इन थिंकर्स में पढ़ना है, एक नोट डाउन करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और बहुत स्पीड से आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं, देखो ये इंडियन थिंकर्स है, इंडियन थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स में भारतीय चिंतक देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे गांधी को, पढ़ेंगे अंबेडकर, राधा कमल मुखर्जी, फुर्वे श्रीनिवास और इरावती कर्वे। इन सबको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और वही चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोगों का एग्जाम में कम से कम समय में अधिक से अधिक हम लोग का पूरा कवर हो जाए। जब भी कोई भी हम चाहे थिंकर्स पढ़ रहे हो चाहे कोई मैटर पढ़ रहे हो, इस बात को जरूर ध्यान रखें कृपया कि हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। क्यों, हम लोग के पास अभी 90 दिन का समय है। इस 90 दिन के समय में ही हम लोगों को इतनी स्पीड बढ़ानी है स्मार्ट तरीके से, और बहुत अच्छे नोट्स जो हमको लग रहे हैं कि हम अपने से बना सकते हैं, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, फ्लो चार्ट के रूप में हो, या जिस भी रूप में आप बना सकते हैं उस रूप में बनाने की आप कोशिश कीजिए और उसको रिवीजन करके तैयार करते जाइए। ठीक है, ये पूरी आपका पहली यूनिट हो गई जहां पर आप थिंकर्स को देख रहे हैं। थिंकर्स वेस्टर्न थिंकर्स हो गए और इंडियन थिंकर्स हो गए। इनको करेंगे तो जल्दी से हम लोग 10 दिन में या 15 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट में। ये रिसर्च की यूनिट है। देखिए, शोध प्रविधियां और विधियां। रिसर्च, रिसर्च में आप लोगों के लिए शायद इसके पहले के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जो रिसर्च है, इस रिसर्च को यदि आप लोग यहां भी पढ़ेंगे तो पेपर फर्स्ट में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। पेपर फर्स्ट में भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप यदि पेपर फर्स्ट में आपने पढ़ लिया तो आपको यहाँ बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पढ़ लिया तो पेपर फर्स्ट के लिए भी आपकी वो तैयार हो जाएगा। तो दोनों दोनों एक बेनिफिट्स आपके लिए, एक एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखिए पहली बात तो क्या है, फिलोसफी ऑफ साइंस, साइंस का दर्शन क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि क्या होती है, व्याख्यात्मक परंपराएं क्या होती हैं। कहीं ना कहीं हमको एक समझना है कि शोध कैसा होता है, विज्ञान कैसा होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान हम किसे मानेंगे, शोध हम किसे मानेंगे। ये छोटे छोटे जो तथ्य हैं वो अक्सर एग्जाम में आपको बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं शोध अविकल्प निरूपण। मतलब क्या है, आपका रिसर्च डिजाइन। जो डिजाइन होता है ना, ये डिजाइन क्या है, ये डिजाइन वो है जब हम कोई भी शोध करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम शोध किस प्रकार का करें, किस प्रकार का शोध करें जिससे हमें हमारे शोध के लिए उपयुक्त डिजाइन मिले। तो बहुत सारी डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, उन डिजाइन में हम अपने शोध को बिल्कुल फिट करेंगे। तो डिजाइन पता होनी चाहिए। तो इस डिजाइन के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार की हमको डिजाइन है, किस प्रकार की डिजाइन हमें उपयुक्त है, और उस प्रकार से हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए अभी बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं हम, जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सभी जितने भी टॉपिक लिखे इन टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे और वही चीज आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए है। हम हर चीज नहीं बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल उसी पर चर्चा करेंगे और आप उसी को धीमे धीमे डेली का डेली तैयार करते जाइएगा।
और जैसे जैसे आप डेली तैयार करते जाएंगे तो आपका वो पोर्शन तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग एक दिन एमसीक्यू की क्लास लेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखो इसमें रिसर्च में एक ये भी टॉपिक मिलेगा, ये आपका गुणात्मक और परिणात्मक, ठीक है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी। जब हम संख्या के आधार पर रिसर्च करते हैं, क्वांटिटी के बेस पे करेंगे तो ये रिसर्च कहलाएगी, और जब क्वालिटी के बेस पे करेंगे तो यह कहलाएगी ये रिसर्च। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर कि यदि 10 साल के बच्चे 20 साल के जो व्यक्ति हैं, तो नंबर्स हम उनकी एज के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो हम क्वांटिटी। यदि किसी की सैलरी है, सैलरी कोई 10,000 पाता है, 10,000 का जीवन कैसा है, 20,000 का, तो यदि हम उस 10,000 के रुपए में देख रहे हैं तो क्वांटिटी देख रहे हैं, उसके आधार पर जो शोध करेंगे तो ये कहलाएगा। फिर क्वालिटी क्या होती है? इस क्वालिटी में क्या देखेंगे? तो क्वालिटी में जब गुण के आधार पर, जैसे हम लोग बहुत कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया है, अच्छा है, जैसे ईमानदार है, ईमानदार है या उसकी प्रवृत्ति अच्छी है, तो जो गुणों के आधार पर जब हम रिसर्च करेंगे तो इस आधार पर हम इसको बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्निक्स। ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेंगे, अधिकतर प्रश्न, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इससे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सैंपलिंग भी है, क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जो आपके एग्जाम में सीरियस। ठीक है, अब ये पूरी यूनिट्स समाप्त हो गई हैं, बिल्कुल 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो समझाने का कोशिश की है, आपको सबको पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट कहाँ जरूरी है, कहाँ हमें बहुत कम पढ़ना है, कहाँ पे बहुत ध्यान देना है, और कैसे शुरुआत करें। सामान्यतः लोग थिंकर से शुरुआत करते हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि थिंकर्स जब भी हम पढ़ेंगे ना, आप समझिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 3 रीडिंग आपको करनी है, उनके विशेष जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको याद करने हैं, बुक्स याद करनी है, उनके ईयर्स याद करने हैं, ये सब हम लोग कराएंगे क्लास में, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरी यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट, मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। जब जो समाज शास्त्र होता है या कोई भी विषय होता है जिसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट में जब हम समाज शास्त्र की बात करें तो समाज में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है आपका सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चर है, नेटवर्क है, स्टेटस एंड रोल है, जो बेसिक जिसमें हम सोशियोलॉजी में मान सकते हैं, वो सब इसको पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। और ये सामान्य बिल्कुल बेसिक समाजशास्त्र, आधारभूत समाजशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल, ये क्या है, सामाजिक संस्थाएं, जैसे मैरिज हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ और कस्टम, ये सब आपको भी साथ में पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर देखो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कहीं ना कहीं ये क्या है आपका सामाजिक स्तरीकरण, समाज किस प्रकार से बढ़ता है, क्या तरीका होता है, किस आधारों पर हम समाज का स्तर देखते हैं, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सोशल चेंज एंड प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे, जितने टॉपिक सिलेबस दिए हैं। देखिए सिलेबस पढ़ने का अर्थ क्या है? सिलेबस पढ़ने का केवल एक अर्थ है कि हम उसकी दिशा बिल्कुल फिक्स है, हम जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना हमको कि हम अलग से 4 टॉपिक ऐड कर ले रहे हैं, नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। आपको वही काम करना है जो सिलेबस में दिया है, ये दिशा ही है, इस दिशा के आधार पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो चौथी यूनिट में आ गया रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। तो ग्रामीण समुदाय पढ़ेंगे इसमें, इसमें क्या है, ग्रामीण समुदाय, उसका जीवन, वहाँ के लोग, वहाँ की जाति व्यवस्था, वहाँ अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कैसे गांव शहर से परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब आप इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। अलग से गांव को भी पढ़ेंगे, अलग से हम अर्बन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके लिए स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं राज्य, राजनीति और विकास, ये तीनों को इन्होंने जोड़ के देखा है इस यूनिट में। तो आप
जब भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या राज्य क्या भूमिका निभाता है, क्या क्या रोल होते हैं उसके, राजनीतिक क्या स्थिति होती है समाज में, और साथ ही साथ विकास भी आपको देखने को मिले। ठीक है। और क्या है इसमें, हाँ सामाजिक आंदोलन। ये सामाजिक आंदोलन और विरोध, समाज में जब भी परिवर्तन होता है तो एक आंदोलन के अनुसार होता है। तो उस आंदोलन में किस प्रकार के आंदोलन होते हैं, छोटे किस प्रकार के टाइप्स हैं उनके, ये सभी हमें उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। छठवीं यूनिट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज। ये क्या है, समाज और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना अर्थव्यवस्था के समाज को देखना ही मुश्किल है, और एक अर्थव्यवस्था तब है क्योंकि समाज अस्तित्व में होगा तभी तो हम लोग अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। तो इसलिए दोनों का आपस में कैसा जुड़ाव है, क्या क्या अर्थव्यवस्था समाज के लिए योगदान करती है, कौन कौन से ऐसे भाग है जो सीधे समाज को प्रभावित करता है, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। ये है आपका पर्यावरण और समाज। क्या है, पर्यावरण और समाज। पर्यावरण क्या होता है, जो भी समाज के आसपास की स्थितियां होती हैं वो कहलाती है पर्यावरण। समाज के लिए पर्यावरण है। ठीक है, इसमें है आपका सोशल कल्चर इकोलॉजी हो गई, साथ में साथ प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो गया, देशीय ज्ञान प्रणाली हो गई, लिंग और पर्यावरण हो गया। तब जो भी समाज को प्रभावित करता है, जिस प्रकार का भी पर्यावरण समाज को प्रभावित करता है, वो सब इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, परिवार, विवाह और नातेदारी। ये भी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। जो जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे समय पर हम लोग का सिलेबस हो, और केवल पढ़ना उतना ही है जितना सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, ये बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज। ये आपने, यदि आपने एमपीपीएससी दिया हुआ है, दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूनिट 9 वहां पर देखने को, ये पूरा पूरा देखने को मिलेगा। यूनिट बहुत से टॉपिक सीधा सीधा आपको डायरेक्ट मिल जाए, और यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी खासी समझ होगी इस टॉपिक की। तो इसको भी हम लोग उसी से जोड़ के चलेंगे, चाहे ई गवर्नेंस होता है, चाहे स्टेट पॉलिसी होती है, ठीक है, डिजिटल डिवाइड, कुछ भी होगा, ये सब हम लोग इसी से पढ़ेंगे। और कुछ नए टॉपिक भी है, देखो साइबर क्राइम जैसे हैं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ये लास्ट यूनिट, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, संस्कृति और सांस्कृतिक रूपांतरण। ये क्या है, संकेत और प्रतीक पढ़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठान पढ़ेंगे, मतलब संस्कृति क्या है, संस्कृति में क्या क्या देखने को मिलता है, ऐसे कौन से अनुष्ठान हो गया, धर्म, ये सब भी आपको से डायरेक्ट पढ़ने को मिलेगा। अच्छा रोचक विषय है। देखिए जब भी आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत रोचक है। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। और बिना आनंद के पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि नहीं मुझे केवल पढ़ना है, तो आपको याद नहीं होगा। समाज को अपने समाज से जोड़ के देखेंगे, समाज को अपने समाज से जोड़ के देखेंगे, अपने से जोड़ के देखेंगे, तो आपको याद आएगा और उसको याद कर पाओगे आप एग्जाम के टाइम। या हाँ हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था, इस टॉपिक को इससे पढ़ा था, ये चीज यहाँ लिखी हुई है, कैसे याद आएगा आपको? केवल तब याद आएगा जब आप बहुत बेहतर तरीके से समाज और समाजशास्त्र को अपने से जोड़ेंगे, तब आप उसको जोड़ पाएंगे। ठीक है, मीडिया भी पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। तो ये 10 यूनिट पूरी पूरी है, एक समझाने की कोशिश की थी। सिलेबस आप लोगों के पास भी है, सिलेबस हमारे पास भी है, लेकिन यदि आपको कुछ भी किसी प्रकार की क्वेरीज है, आप लोग सीधा मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। हम लोग आपके डाउट को पूरा पूरा करेंगे, जो भी डाउट आपका होगा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्लासेस से सीधे हम लोग कहाँ पे आएंगे, दुर्कीम से आएंगे। ठीक है ना, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये ठीक है ना, हम लोग दुर्खीम से शुरुआत करेंगे और प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाएं। लेकिन आप लोग को मेहनत करनी है, साथ में रहना है, समझना है, और फिर आगे हर एक टॉपिक पे चल देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप है
और यदि आपको लगता है पेपर 1 पेपर 2 भी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए यहाँ से और कंप्लीट तैयारी कीजिए। देखिए जब भी हमें गाइडेंस लेते हैं तो गाइडेंस लेने का मतलब क्या है, केवल वो नहीं जो आपसे नहीं आता, आता सब कुछ है, सबके पास है। बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी, यदि किताबें देखकर ही हम लोग कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। गाइडेंस का यदि आपको लगता है कि हाँ मैं किताबों से कर सकता हूँ तो बिल्कुल कीजिए। आपका एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए एग्जाम निकलना। कैसे एग्जाम निकलेगा वो आपको देखना है, एग्जाम निकालना है बस, इसके अलावा कोई भी आपको टारगेट नहीं होना चाहिए। यदि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ गाइडेंस की जरूरत है तो बिल्कुल आइए, आप साथ में जुड़िए और हम लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। न केवल सेट की, न केवल सेट की तैयारी करेंगे हम लोग, बल्कि हम लोग एपी की भी तैयारी करेंगे। हम तो बिल्कुल अच्छी तैयारी करेंगे, सेट निकलेगा और साथ में हम लोग एपी तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल चलिए तैयार हो जाइए और कल से एक अच्छी क्लास रेगुलर होगी। आप लोग बिल्कुल जुड़िए, अच्छे से प्लान कीजिए, जैसे हमने नोट्स कहा है वैसे नोट्स बनाइए, आप लोग शॉर्ट बनाइए और बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी होगा डाउट आप लोग को तो आप लोग सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।